आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ बिल्कुल मस्त। 2026 में जो वैकेंसीज निकली हैं, 564 वैकेंसी, उनकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम एक आशा कर सकते हैं ऐसी आप लोगों से कि तैयारी तो बहुत जबरदस्त चल रही होगी आप लोगों की, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उसके लिए आप तैयारी अभी कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको और भी मजबूत करिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको और भी अभी मजबूत होना है। इसके लिए आप जो है बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल यहाँ से मजबूत करके ही आपको एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। उसके लिए हम लोग जो है 2100 की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें 400-500 क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं कुछ, और उसके साथ साथ हम लोग जो थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो आपके कोर्स का चैप्टर है, उन थ्योरीज को भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिक्स में हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है और इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है पोसोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध मात्रिकी। इंट्रोडक्शन क्या है? जो पोसोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोसोज और लोगोज। पोसोज का मतलब क्या होता है? कितना, और लोगोज का मतलब क्या होता है? विज्ञान। यदि पोसोलॉजी औषधि की वह शाखा है जो खुराक या खुराक की मात्रा और माप से संबंध रखती है, ठीक है? खुराक एवं खुराक की मात्रा, खुराक एवं खुराक की मात्रा, मनुष्य और जानवरों दोनों की स्थिति में पोसोलॉजी को फार्मास्यूटिकल के साथ चिकित्सा पद्धति और अध्ययन के लिए एक आवश्यक माना जाता है। चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, अगर दोनों की खुराक के लिए, यानी कि दोनों को कितनी दवा देनी है, इसके लिए आपको पोसोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको पोसोलॉजी का अध्ययन नहीं है तो आप खुराक की मात्रा का निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है? पोसोलॉजी को फार्मास्यूटिकल के साथ चिकित्सा पद्धति और अध्ययन के लिए आवश्यक माना जाता है। पोसोलॉजी की मदद से दवा की मात्रा, यहीं पर समझते चलना पोसोलॉजी क्या है। पोसोलॉजी पोसोलॉजी की मदद से दवा की मात्रा की विधि को निर्धारित करता है। किसकी मात्रा की विधि को? पोसोलॉजी में जो है दवा की मात्रा का निर्धारण होता है और साझा किया जा सकता है, जिसके लिए विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति जो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, पशु चिकित्सक, औषधि विज्ञानी बनना चाहता है, उसे पोसोलॉजी विषय का अध्ययन सीमित और व्यापक तरीके या समय की अवधि के हिसाब से करना पड़ता है। यानी कि डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, पशु चिकित्सक, कोई भी हो डॉक्टर, उसको पोसोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि पोसोलॉजी में दवा और खुराक की मात्रा, किसी भी दवा या किसी भी मरीज के लिए खुराक की मात्रा का निर्धारण जो है पोसोलॉजी में बताया जाता है। अब क्या है? खुराक को प्रभावित करने वाले कारक, खुराक को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, इन्फ्यूजन भी होगा। क्या है? दवा के प्रशासन के दौरान कुछ विभिन्न कारक होते हैं जो दवा की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इन कारकों से दवा की खुराक के देने या प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। एक वयस्क का वजन लगभग 150 पाउंड होता है, ठीक है? और इच्छित खुराक की गणना केवल इस संदर्भ में की जाती है
लेकिन कई चर जो दवा की कार्यवाही या वांछित चिकित्सीय परिणामों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा प्रभावित करती है। क्या है? वजन। वजन क्या है? वजन प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? कमजोर और दुबले पतले रोगियों की तुलना में भारी कद काठी वाले रोगियों को बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है। तो वजन जो है, अगर बच्चा भी है, अगर उसका वजन ज्यादा है तो उसको खुराक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि डोज उसका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसका फार्मूला भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उम्र क्या है? एक उम्र भी होती है। जैसे बच्चों और बूढ़े में दवा और खुराक की मात्रा जो है उम्र और वजन दोनों के हिसाब से दी जाती है। लिंग, अगर यदि महिला है तो उसको खुराक की मात्रा दूसरी होगी, पुरुष है तो उसको खुराक की मात्रा दूसरी होगी। रक्तवर्धक और लौह के औषधि मिश्रण, क्योंकि महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसमें जो है हम दवा जो है बहुत अधिक नहीं दे सकते हैं, डोज अधिक नहीं दे सकते हैं। जाति, दवाओं की कार्यवाही को प्रभावित करने में जाति का कारक एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि शरीर की संरचना, जैव रसायन और एंजाइम प्रणाली में भिन्नता होती है। ठीक है, और स्वभाव, स्वभाव क्या? ये व्यक्ति जो बेचैन रहता है, अत्यधिक वयस्क हो, अति संवेदनशील हो, उसको कम मात्रा में उत्तेजक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मौसम, मौसम है, कुछ दवाइयां जैसे कि भेदक गर्म मौसम में ज्यादा असरदार होती है बजाय ठंडे मौसम के, इसलिए कम मात्रा में खुराक की जरूरत होती है। कब? ठंडे में। और गर्म, गर्म में कम खुराक की आवश्यकता होगी, ठंडे में आप ज्यादा खुराक की आवश्यकता हो सकती है। और व्यवसाय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे व्यक्ति जो बाहरी क्षेत्र में काम करते हैं और जो बहुत अधिक श्रम वाली शारीरिक क्रिया करते हैं, उनको ज्यादा मात्रा में दवा की खुराक की जरूरत पड़ती है। जो अधिक मेहनत करता है उसको अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। बीमारी, कुछ विशिष्ट बीमारियों की स्थिति में खुराक की मात्रा बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो, उसको ज्यादा मात्रा में पीड़ा हरने वाली दवाओं और संतोषदायक दवाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात। सहनशीलता, सहनशीलता, किसी विशेष व्यक्ति में कुछ दवाइयां लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर चिकित्सकीय प्रभाव को कम कर देती है। जिस दवा का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसका प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा। इस कारण से दीर्घकालीन चिकित्सा पर ऐसे रोगियों को समान चिकित्सकीय प्रभावकारिता प्राप्त करने के लिए खुराक की बढ़ी हुई मात्रा की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को सहनशीलता कहा। सरल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं, यदि आप किसी दवा, यदि कोई रोगी किसी दवा का सेवन प्रतिदिन करता है या ज्यादा मात्रा में करता है, तो उसकी दवा की प्रभाविकता जो है कम हो जाती है और तब उसको डोज अधिक देना पड़ता है। इसको हम लोग सहनशीलता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अफीम, मार्फिन, कोकीन का इस्तेमाल करते हैं, वह सहनशीलता के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। कभी कभी किसी विशिष्ट दवा के प्रति किसी दूसरी दवा के द्वारा सहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को क्रॉस टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, दवा देने का साधन या प्रकार एक महत्वपूर्ण कारक होता है। कौन? दवा देने का साधन। क्योंकि दवा को अंतरेतर प्रकार से दिया जाता है, इसकी मात्रा मौखिक रूप से दी जाने वाली दवा से तुलना में कम होगी। ठीक है, दवा देने की आवृत्ति,
कम मात्रा में दवा की खुराक को अधिक बार दिया जाता है, जबकि ज्यादा मात्रा वाली खुराक की आवृत्ति कम होती है ना। फिर उसके बाद क्या है, दवा देने का समय, औषधीय, फिर योगशील प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, प्रतिरोध विरोध प्रभाव, संग्रह करना, दुष्प्रभाव, दवा की एलर्जी, एलर्जी पैदा करने वाले तत्व से पहले संपर्क के कारण संभावना होती है कि एक व्यक्ति को एलर्जी हो जाए, उस दवा के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाएं। एलर्जी की इस प्राप्त को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। एलर्जी के लक्षण दवा के सामान्य प्रभाव से अलग पहचाने जाते हैं। खुराक देने की गणना, खुराक जो दी जाती है उसकी गणना या उसका निर्धारण 3 प्रकार से होता है। उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, शरीर की सतह के क्षेत्रफल के आधार पर। अब उम्र के आधार पर जो है गणना कैसे करते हैं, उम्र के आधार पर गणना जो है हम लोग 5 तरीके से, 5 नियम के अनुसार कर सकते हैं। पहला नियम क्या है, डीलिंग का नियम। इसमें जो फार्मूला है वो क्या है, बच्चे की खुराक बराबर उम्र वर्ष में होनी चाहिए बटे 20 गुणे वयस्क की खुराक। ठीक है, यानी कि डीलिंग्स का रूल क्या कहता है, चाइल्ड डोजेज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 इनटू एडल्ट डोज। इसी तरह से फ्राइड का नियम क्या कहता है, फ्राइड का नियम जो है बच्चे की खुराक के साथ साथ उसमें उम्र जो है महीने में होनी चाहिए और बटे में 150 होना चाहिए। बच्चे की खुराक इक्वल टू उम्र महीने में बटे 150 गुणे वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट। यंग का नियम क्या कहता है, बच्चे की खुराक उम्र वर्ष में होनी चाहिए, वर्ष में उम्र प्लस 12 गुणे वयस्क व्यक्ति की खुराक। इन नियमों को आप लोग जरूर लिख लीजिए, हर फार्मासिस्ट एग्जाम में, हर फार्मासिस्ट पेपर में आपको इन 5 फार्मूला से एक फार्मूला आपसे जरूर कहीं ना कहीं से घुमाकर पूछा जाएगा। काउलिंग, बच्चे की खुराक उम्र वर्ष में अपान 24 बच्चे की खुराक प्लस 1 गुणे वयस्क व्यक्ति की खुराक। वास्टेडो का नियम क्या कहता है, वास्टेडो का फार्मूला क्या है, बच्चे की खुराक इक्वल टू उम्र वर्ष में प्लस 3 अपान 30 इंटू वयस्क की खुराक।